हेलो एवरीवन, मैं सूर्यांक सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है ई अड्डा विद सूर्यांक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम पार्ट देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पेपर के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आज जो पार्ट हम देखने वाले हैं उसमें अगर बात किया जाए तो यहाँ से सबसे पहले यूजीसी फर्स्ट पेपर का पार्ट पे है और उसमें मैं देखता हूँ इन्वायरमेंट पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम से अगर मुझे मैसेज करना चाहें तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, तो बाकी नोट्स के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। और यूट्यूब पे अगर आप मुझे ढूंढना चाहते हैं तो इसी नाम से, ई अड्डा विद सूर्यांक के नाम से, और टेलीग्राम पे ही इसी ग्रुप नाम से जिसमें नोट्स और बाकी सब क्वेश्चंस पड़े हुए हैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के, उसे भी आप देख सकते हो। आज जो पार्ट पढ़ाने वाला हूँ ये प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, ठीक है। प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज बहुत करता है प्रोटोकॉल्स में, ठीक है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पे ध्यान देने की बात है। इसकी जो क्रोनोलॉजी है, मतलब डेट है, वो कैसे कैसे रखा गया है, और इसमें मैंने कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश करी ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगर देखा जाए तो सबसे पहले चलते हैं 1972। 1972 का ही टाइम क्यों? 1972 के टाइम में ही मानव, मतलब ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में जो भी संघर्ष चल रहे थे, या अगर कहा जाए कि जो इन्वायरमेंट इश्यूज उठ रहे थे, मानव ने सबसे पहले इस टाइम सोचने की कोशिश करी, मतलब उसे एक संस्थागत या इंस्टीट्यूशन की तरह सोचने की कोशिश करी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो एक सम्मेलन किया जिसको कहा गया स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है। जगह का नाम है स्टॉकहोम। तो यहाँ पे सम्मेलन हुआ, समिट्स हुई, और यहाँ पे जो अलग अलग देश आए, उन देशों ने मिल करके कुछ यहाँ से जो रिजल्ट इसका आया होगा, और उसके बारे में कहा गया कि यार एक काम करते हैं कि 20 ईयर के बाद हम क्या करेंगे, आपस में फिर से मिलेंगे, ठीक है। और उस जगह का नाम क्या रखा गया, रियो, ठीक है, ब्राज़ील में। और जो उसमें जो समिट्स हुई, जो सम्मेलन हुआ, उसका नाम रख दिया गया रियो सम्मेलन, ठीक। उसका नाम रखा गया रियो सम्मेलन। अब आते हैं, अगर बात करें कि इसने क्या किया, यहाँ से पहली बात कहा गया 20 साल बाद ये मिला, आप देख सकते हो यहाँ से मैंने 20 ईयर दे रखे हैं यहाँ से। फिर इसके बाद 1992 में ये मिले रियो सम्मेलन में। कुछ इसमें से भी रिजल्ट आया होगा, यहाँ पे क्या हुआ कैसे होगा भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर आओ, फिर 1992 से फिर 20 ईयर के बाद ये मिलते हैं, अब कब, 2012 में, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ 20 ईयर बाद क्या हो जाता है, 2012। फिर इसके बाद 3 साल बाद क्या आती है, यहाँ से 2015 वाला टाइम आता है। और फिर उससे अगर हम आगे चले जाएं 2021, उससे आगे चले जाएं 2030। बस इतना ही डेट आपको याद रखना है, और सारे के सारे प्रोटोकॉल्स इन्हीं के बीच में अवेलेबल है। मैं आपको इसी को ध्यान से समझा दूंगा, और आप देखोगे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं प्रोटोकॉल से रिलेटेड वो गलत नहीं होंगे। और भी फ्रेंड्स, अगर बात करें 1972 के टाइम में, तो थोड़ा सा चलते हैं आगे, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर आगे आपको चीज़ें समझाता हूँ मैं डिटेल से। आइए आगे जब हम चले यहीं से, तो ये रहा डिटेल। लेकिन इसको समझने के पहले थोड़ा सा मैं आपको इस पे जो क्रोनोलॉजी है इसको ठीक समझा दूं, तब आप समझ पाओगे। यहाँ से देखें, यहाँ की अगर हम बात करें तो 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, जो कि स्वीडन में है, इसमें अगर बात करें तो मानव पर्यावरण पर संयुक्त सम्मेलन था। अभी इसको हम थोड़ा जूम करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं। तो इसमें 1972 में वर्ल्ड का इसमें इम्पैक्ट क्या रहा है, वर्ल्ड में डिसीजन क्या लिया गया, और सेम टाइम में आप देखोगे तो इंडिया का भी डिसीजन क्या रहा है, क्योंकि इंडिया ने भी यहाँ पे 1972 में पार्टिसिपेट किया था। और क्यों किया था कि इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद वर्ल्ड में मैंने क्या किया, इसको 1992 में इसको जाके डिवाइड कर दिया। अब मैंने इसको इसके बारे में पिछले आपको बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर 20 साल बाद मिलेंगे 2012 में, ठीक। इसको भी हम देखेंगे। तो इसी के साथ में हम वर्ल्ड का तो देख ही लेंगे, अलग अलग प्रोटोकॉल्स जो आएंगे, और इंडिया का भी साथ में देख लेंगे। इससे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड लेवल की, ठीक। तो वर्ल्ड लेवल जब आएंगे तब क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। इसको मैं जूम कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाले पॉइंट में आपको मैं यहाँ से चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं, अगर वर्ल्ड की बात किया जाए तो वर्ल्ड में यहाँ से
1972 के टाइम में ही UNEP नाम की एक इंस्टीट्यूशन बनती है, ठीक है, संस्था बनती है। अब अगर मान लो कोई समिट होती है, उस पर हमें बड़ा निर्णय लेना हो, तो बड़ा निर्णय लेने के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहिए जिसकी बातें पूरा विश्व मान सके। तो यहाँ आया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम नाम से एक संस्था बनती है UN के अंतर्गत, ठीक। इसके बाद 20 साल बाद 1992 में जब यही UN मिलने की बात करती है, और याद रखिएगा UN का ये फर्स्ट समिट होगा, UN का ये वाला फर्स्ट समिट होना चाहिए, ठीक है। UN की क्या है, ये प्रथम बैठक होगी। अब कहाँ होती है, रियो में होती, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, रियो समिट के नाम से या रियो सम्मेलन। एक्चुअली हम पृथ्वी के बारे में बात कर रहे होते हैं, पृथ्वी को हमें बचाना है, मतलब पृथ्वी से रिलेटेड, मतलब इन्वायरमेंट, और पृथ्वी का ही अगर देखा जाए तो वायुमंडल भी है, ठीक, मतलब एटमॉस्फेयर। तो ओवरऑल पृथ्वी की बात करें तो यहाँ से इस समिट का नाम रखा गया अर्थ समिट के नाम से भी रखा गया। एक और टर्मिनोलॉजी क्या आती है, एजेंडा 21, इसी समिट को एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं। अब एजेंडा मतलब क्या कि उद्देश्य हमारा क्या है, और 21 क्या है, 21 सेंचुरी है ये, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका नाम क्या रखा गया, एजेंडा 21। अब आते हैं कि यहाँ पे आखिर किया क्या गया, देखते हैं ध्यान से हम लोग इसको, यहाँ से आखिर हुआ क्या आगे। तो इसमें अगर देखा जाए 1992 में जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, पहले 1972 में हम सोचते थे एक ही प्रॉब्लम है कि इन्वायरमेंट को हमें सेव करना, लेकिन 20 साल बाद जब ये मिले, उसमें कुछ रिसर्च कर करके साइंटिस्ट और जोग्राफर्स अलग अलग देश के, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है वो अलग अलग प्रॉब्लम्स है। अलग अलग प्रॉब्लम्स का मतलब ऐसा, जीवों के लिए अलग समस्याएं हैं, और इसके अलावा जो भूमि है, जो जमीन है, उसके लिए अलग समस्या है, डिजर्टिफिकेशन या बंजर भूमि होती जा रही है, और क्लाइमेट की अलग प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने, 3 अलग अलग संस्थाएं बना डाली, ठीक है, देख रहे हैं आप, 3 अलग अलग संस्थाएं, अभी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले 1992 में ही बात करते हैं। इसका आधिकारिक नाम रखा गया पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रखा गया, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे UN कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जो 3 संस्थाएं 1992 में बनी वो कौन कौन सी हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं, ठीक है। चले देखा जाए कौन से हैं भाई। तो यहाँ से अगर हम बात करें, सबसे पहले लेता है यहाँ पे CBD, जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन होता है, ठीक। इसके अंतर्गत 2 प्रोटोकॉल आते हैं, जिसको हम कार्टाजेना के नाम से जानते हैं, प्रोटोकॉल 2003 में आया था, और एक इसी के अंतर्गत प्रोटोकॉल है जिसको हम बोलते हैं नगोया प्रोटोकॉल, जो कि 2010 में आया था। इसके बारे में डिटेल हम बाद में अगले जो वीडियो है उसमें बात करेंगे, लेकिन अभी इसके नाम केवल आपको जानते चलना है कि ये जो प्रोटोकॉल आया, CBD जो आई, ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए आई, जीवों के संरक्षण के लिए आई, जैसा कि मानव और जीवों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनके संरक्षण के लिए आया, ठीक। फिर आते हैं तीसरे, इसमें संस्थाओं में एक है UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मतलब मरुस्थलीकरण जो हो रहा है, बंजरीकरण हो रहा है, उसका उन्मूलन करना है। ये संस्था बनी तो थी 1992 में, लेकिन प्रभावी कब से होती है, 1994 से प्रभावी होती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, एक और संस्था है जिसको कहा गया UNFCCC, इसी के बारे में हमको डिटेल से बात करनी है, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर बाद में UNCD के बारे में, अभी इधर नीचे आ रहे हैं हम। तो आते हैं यहाँ पे UNFCCC, ये क्या है, यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे लड़ने के लिए कन्वेंशन क्या है हमारा, तो इसमें संस्था क्या है, UNFCCC। अब देखते हैं UNCCD में, अगर देखें जो मरुस्थलीकरण हो रहा है, तो इसके अंतर्गत एक चुनौती दी गई कि भाई जो मरुस्थलीकरण हो रहा है उसको हम बचाएं कैसे। तो कहा गया बचाने का जो तरीका बॉर्न चुनौती बोला गया, ठीक है, याद रखिएगा, बॉर्न चैलेंज। और पूरे विश्व के लिए कहा गया कि बॉर्न चैलेंज है, और अलग अलग देशों से कहा गया कि आप इस पर क्या करेंगे, अपने जो प्रोग्राम चला रहे हैं, तो आपने जो बंजर भूमि है उस पर कितना आप लड़ें, ठीक है, कितना आपने बंजर भूमि को कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे इंडिया का भी क्या है, इंडिया का इसमें भी पार्टिसिपेशन होगा, और वर्ल्ड लेवल पे पार्टिसिपेशन है। वर्ल्ड लेवल पार्टिसिपेशन अगर करते हैं तो वर्ल्ड लेवल पे एम क्या है कि 150 मिलियन हेक्टेयर 2020 तक हम क्या करें, जो भी बंजर भूमि है उसको हम लोग हरित भूमि में चेंज कर दें।
और मतलब ग्रीनलैंड में, और 350 मिलियन हेक्टेयर हम क्या करें 2030 तक क्या करें उसे कन्वर्ट कर दें हरी भूमि में। इंडिया ने भी कसम खाई कि क्या करनी है भाई, पहले था 26 लाख हेक्टेयर भूमि को हम क्या करें बंजर भूमि का उन्मूलन कर लेंगे, लेकिन 2019 में ही यहाँ UNCCD की बैठक होती है कहाँ, भारत देश में। तो इसने क्या किया, मोदी गवर्नमेंट ने 5 मिलियन हेक्टेयर और जोड़ दिया इसमें, तो टोटल कितने हो गए 26। तो 2030 तक हमें क्या करना है, इसका उन्मूलन करना है। ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। बॉन चुनौती याद रखिएगा, यहाँ देने का सीधे सीधे मतलब है जैसे कार्टाजेना, नगोया, बान चुनौती अलग अलग है, ठीक है, और इनकी संस्थाएं अलग है। क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चा, इसको गलत करता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं UNFCCC। तो UNFCCC में आगे जब चला जाए तो यहाँ से आगे बढ़ा जाए तो क्या है देखते हैं भाई। अभी हम भारत के बारे में बाद में बात करेंगे यहाँ से, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा बात किया जाए इसके बारे में, ठीक है। देखते हैं जब हम लोग यहाँ से आए 19 यहाँ से देखते हैं इसके बारे में जब बात की UNFCCC, तो ये है कॉप। इसका सम्मेलन जो भी संस्था इसके पार्टिसिपेंट जितने भी भागीदारी देश हैं, ठीक है, उनका जो सम्मेलन होता है उसे हम बोलते हैं कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जानते हैं। प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक होती है, और इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी 21 मार्च 1994 से कार्यरत है ये। अब इसकी अलग अलग बैठक 1994 से 95 में 96 में हुई होगी। इसी में एक और संस्था एक डेट आती है जिसको हम कहते हैं 1997, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस समय जो बैठक होती है उसका नाम दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक, क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 2005 में लागू होता है, लेकिन प्रभावी कब से होता है, दो पार्ट में प्रभावी होता है। एक 2008 से 2012 के बीच में प्रभावी हुआ, और एक 2020 से लेकर के 2012 से 2020 तक ये प्रभावी हुआ। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ग्रीन हाउस गैसेज जो है उसको रोकने के लिए कहा गया। और ग्रीन हाउस गैसेज यहाँ पे जो डिफाइन है वो अलग है, जो आप इन्वायरमेंट में ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे वो अलग, दोनों को मैच कराएंगे तो इसमें जो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो अलग अलग थोड़ी हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी ग्रीन हाउस गैस की अगर बात करा जाए तो वो है CH4। और फिर अगर हम बात करें एक और गैस की जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, एक और गैस की बात करें जिसका नाम है HFC, एक और गैस की बात करें तो वो है SF6 जिसका नाम है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से कुछ चीज़ें और समझते हैं। ये आप इसका अंतर याद रखिएगा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में आया हुआ है, 2022 वाले पेपर में आया हुआ है। फिर 1997 से देखो, यहाँ से तो 1992 में थे, आगे बढ़ गए हम लोग 2012, लेकिन अगर 2012 बीच में देखें, बीच में तो आता है सन 2000, ठीक है, सन 2000 में स्टार्ट होती है MDG, क्या होती है अभी हम बात करेंगे। फिर आते हैं 2012 में, 2012 में रियो समिट होती है। उस रियो समिट का जो नाम रखा जाता है फ्यूचर वी वांट, यहीं पे SDG स्टार्ट होती है, SDG पे चर्चा होती है जो कि आपके सिलेबस में है, और यहीं एक कॉन्सेप्ट आता है हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। फिलहाल अभी हम बात करते हैं कहाँ पे, UNFCCC। तो UNFCCC की जो हर साल बैठक होती है, उस बैठक को हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में ही एक जो बैठक हुई 1997 में उसे कहा गया क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल जो लागू होता है वो कैसा रहा है, बाध्यकारी रहा है। जो सदस्य देश हैं उनको ये चीज़ें करनी ही करनी, इसको कम करना ही करना है भाई, ठीक है, ये है। फिर इसके बाद कहा जाए कौन सी गैसेस को रोकना है, तो ये गैसें जितनी हैं इनको रोकनी है। कितनी गैसेस हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये गैसेस हैं, इनको क्या करनी, आपको रोकनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें तो इसमें आया कि 97 से 2012, और 2012 के बाद कहाँ पहुँच गया 2015, और 2015 के बाद 2021, इन सब के बारे में हम अलग अलग बात करेंगे। तो यहाँ पे 1997 और 2012 के बीच में जो टाइम लाइन आई वो है सन 2000, और सन 2000 की अगर हम बात किया जाए 2000 में, तो यहाँ पे आता है MDG। और MDG क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। MDG की अगर बात करें तो MDG एक प्रोग्राम चलाया गया गरीबों के लिए, या अलग अलग जो प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में थी उनको हटाने के लिए।
तो सबसे पहले अगर बात करें तो एमडीजी का नाम क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। इसमें जो लक्ष्य रखे गए वो 8 लक्ष्य रखे गए। तो 8 लक्ष्यों में सबसे पहला लक्ष्य क्या रखा गया, यहाँ से बात करें तो भुखमरी का उन्मूलन करना था, भुखमरी और गरीबी का। फिर दूसरे पे रखा गया सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा रखी गई, ठीक है। फिर तीसरे में रखा गया कि लिंग समानता हमें क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। चौथे में रखा गया कि शिशु मृत्युदर जो है, मृत्युदर हो रही थी, इन्फेंट जो डेथ रेट थी, इसको मिनिमाइज करना था। और फिर इसके बाद मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, ठीक है। जो मदर मोर्टेलिटी रेट थी, जो मदर मातृत्व जो इनकी मृत्युदर थी, इनको क्या करना है, कम करना है। उसके अलावा उस समय व्याप्त जो HIV एड्स या मलेरिया जैसे गंभीर बीमारियां हैं, इनको भी हमें क्या, इनका उन्मूलन करना है। और लास्ट में अगर हम बात करें तो पर्यावरण की सततता, मतलब पर्यावरण की सुरक्षा करनी, और जितने भी वैश्विक स्तर पे जो संस्थाएं हैं, देश हैं, उनके साथ हमको संबंध स्थापित करने, ताकि हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकें और जो ये एम है इसको उन्मूलन कर सकें। अभी कब से कब तक लागू हुआ, तो इसका एम था सन 2000 से स्टार्ट होना और 2015 तक चलना था, ठीक है। इसलिए आप देखोगे यहाँ से अगर बात करें जब बात करें हम लोग कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, जब ध्यान दीजिए यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे यहाँ से 2000 से चला गया और 2015 तक जो कि पेरिस सम्मेलन होने वाला है, यहाँ पे देखो ये इंड हो जाता है। यहाँ मैंने दे रखा है कि ये क्या होता है, इंड होता है, ठीक है। 2015 में ये इंड होगा। तो 2015 में अगर ये इंड होने वाला होगा तो इसके विषय में हम कब बात करेंगे, 2015 में इंड होगा, तो इसका मतलब पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में कुछ चीज़ें निर्णय लेनी पड़ेगी। इसलिए 2012 में इसकी जगह लेने के लिए SDG आई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, SDG आएगा, जो कि लागू कब से कर देंगे, 2015 से लागू कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि SDG की शुरुआत 2015 से 2030 तक, इसमें 17 लक्ष्य आते हैं। MDG में कितने लक्ष्य हैं, MDG में 8 लक्ष्य थे, और SDG में कितने हैं भाई, SDG में टोटल यहाँ पे 17 लक्ष्य। इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे, अलग से पढ़ेंगे इसको। फिर आता है 2015। जब 2015 में अगर हम यहाँ पहुँचे, ठीक है, 2015 में अब कंपेयर करेंगे 2015 और 2012 को। जब 2015 में हम पहुँचे तो इस सम्मेलन का नाम रखा गया पेरिस सम्मेलन, ठीक है, पेरिस में हुआ था, जिसका नाम है COP21। मतलब जो UNFCCC की जो बैठक थी, ये कौन सी थी, 21वीं बैठक थी। और यहाँ पे जो सम्मेलन हुआ ये पेरिस सम्मेलन। लेकिन यहीं पे होता क्या है, फ्रांस और भारत दो यहाँ पे देश मिलते हैं और कहते हैं कि यार चलो यहाँ यहीं पे पेरिस में ही सोलर एलियंस कर लेते हैं। तो पेरिस सम्मेलन के अंदर ही नहीं कह सकते, पेरिस में ही ये सम्मेलन हुआ, दोनों पेरिस सम्मेलन और सोलर, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, एक मत कर देना, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या हुआ, आगे फिर आगे बढ़ें तो यहाँ से आता है, पहले बात किया जाए पेरिस सम्मेलन क्या होती है। पेरिस सम्मेलन जो समिट हुई उसका नाम है COP21। अब यहाँ से क्योटो प्रोटोकॉल क्या थी, बाध्यकारी थी, लेकिन पेरिस सम्मेलन कहा गया कि भैया बाध्यकारी मत बनाओ, बाध्यकारी नहीं रहती देशों के लिए, उनको स्वैच्छिक कहा गया कि भाई आप अपने अपने स्तर पर स्वैच्छिक तरीके से आप इसको जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको कम करने की कोशिश करें, और जो एमिशन हो रहा है उसकी वजह से जो वैश्विक टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर उसको आप नहीं रोकोगे तो शताब्दी 2100 तक जो अपने अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। और 2 डिग्री सेल्सियस तक अगर बढ़ेगा तो सोचो ग्लोबल वार्मिंग और उसका इम्पैक्ट अपने पूरे वर्ल्ड पे क्या होगा, आप नहीं, उस भयावह होगा, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि इसको हम क्या करते हैं, बाध्यकारी नहीं बनाते हैं, इसको स्वैच्छिक बनाते हैं। और जब स्वैच्छिक बनाएंगे तो देश अपने अपने स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर योगदान करेंगे, जिसका नाम है NDC, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल के लिए रिलेटेड है या किस सम्मेलन से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा किससे, पेरिस सम्मेलन से, ये मैंने आपको अभी अभी बताया है, ठीक है। आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब अगर यहाँ पे था तो भारत देश ने भी इसमें कुछ पार्टिसिपेट किया, तो इसका भी कुछ ना कुछ इसमें इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो देखते हैं क्या किया भारत देश ने। भारत देश ने कहा कि हम अगर पार्टिसिपेट करें तो अपने इंडिया के लेवल पे, लोकल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं कि 2030 तक हम क्या कर सकते हैं, जितना भी कार्बन का एमिशन हो रहा है उसमें से 30 to
5% तक हम उसको कम करेंगे और वृक्षारोपण करेंगे और यहाँ से 2.5 से लेकर के 3 बिलियन टन तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को हम कम करने की कोशिश करेंगे। कब? 2030 तक। ये टारगेट आपको याद रखना है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ये टारगेट याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इंडिया का टारगेट है, ये आपको याद कर लेना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, आगे चलते हैं नेक्स्ट इस पे। तो फिर ये अगर हुआ तो सोलर एलियंस तब क्या है, सोलर एलियंस की बात कर लेते हैं। जो सोलर एलियंस में अगर हम आगे बढ़ें तो सोलर एलियंस यहाँ समझाने के लिए थोड़ा सा हम इसको देखेंगे क्या है। सोलर एलियंस अगर फ्रेंड्स देखें तो ये अगर मान लो कि ये अर्थ है और ये अर्थ में अगर देखें तो ये 0 डिग्री जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, इसके ऊपर अगर चले जाए तो एक कर्क रेखा है और इसके ऊपर चले जाए तो यहाँ पे भी क्या है, मकर रेखा। तो सनलाइट जो है यहाँ से अगर सनलाइट है तो इनके बीच में सनलाइट मैक्सिमम मिलती है, इनके बीच में सनलाइट मैक्सिमम मिलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं या ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ के देशों को क्या किया गया, कहा गया कि इनमें पाए जाने वाले जो भी देश हैं वो इसमें अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो इसको सोलर एलियंस के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पे धूप अधिक मिलेगी तो इसलिए यहीं से आया सोलर एलियंस। अदर देश भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन मेन एम क्या है, यही रहा। तो इसमें जो इनिशिएट करने वाले कौन देश रहे, भारत और फ्रांस रहे हैं। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है OSOWOG, इसका फुल फॉर्म क्या है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। कहते हैं कि एक सूर्य है तो एक सूर्य है तो उससे ऊर्जा बनाइए, क्योंकि एक ही संसार हमारे पास है, एक ही पृथ्वी है। और क्या करिए, एक ग्रिड बनाइए। ग्रिड मतलब क्या कि जो भी देश ऊर्जा बनाए और जो एक्स्ट्रा ऊर्जा है उसको क्या करें, एक ग्रिड में या एक स्टोरेज में स्टोर कर दें, ताकि इससे जो गरीब देश हैं उन देशों तक भी ऊर्जा हम क्या करें, पहुंचा सकें। तो इसी क्रम में भारत देश ने भी अपने कुछ एम ले रखे हैं। भारत देश ने क्या किया है, यहाँ से आप देखोगे तो इंडिया का जो है यहाँ पे 2022 तक 175 गीगावाट इसको चाहिए था नई ऊर्जा बनाने के लिए, और 2030 तक पहले क्या था, 450 गीगावाट था। लेकिन 2021 में ग्लासगो सम्मेलन के बाद यहाँ पे 50 हमने और जोड़ दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2021 वाला अभी हमें देखना है। तो आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये हमें देखना है, ये क्रोनोलॉजी मैंने आपको बताई कि कहाँ कहाँ कैसे है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया। 1997 से 1992 20 साल बाद 2012, 2012 2015, 2015 2021 तक जाएंगे, लेकिन 21 वाले को हम लोग अभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब आते हैं वापस कहाँ पे, फिर से 1992 से फिर वापस आते हैं 1972 तक। अब हम पढ़ेंगे इसमें भारत देश ने क्या किया। ठीक है, और इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी आया हुआ है। आइए देखते हैं भारत देश ने क्या किया। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये भी मुझे मोटिवेट करता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं भारत देश ने क्या किया है। भारत देश की अगर हम बात करें यहाँ से, इंडिया है तो 1972। अब इस समय अगर सरकार की बात करें तो आप सबको याद होगा इंदिरा गांधी की सरकार रहती, कांग्रेस गवर्नमेंट की। जब यहाँ से लौट आती हैं तो ये अपने देश में आकर के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जो लाती हैं, और ये इसका जो संशोधन है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में होता है, कब, 2003 में। तो ये नाम क्या है कानून का, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आता है अपने भारत देश में। फिर इसके बाद हम एक साल बाद आगे चले, तब इन्होंने एक और निर्णय लिया प्रोजेक्ट टाइगर का, टाइगर के संरक्षण का। और उसी टाइम अगर याद करें तो उत्तराखंड में पेड़ों को काट करके रोड बनाई जा रही थी, जंगल साफ किए जा रहे थे, तो वहीं पे चलता है चिपको आंदोलन। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किस राज्य में चला या कब चला, तो याद रखिएगा 1973 में चला था। फिर इसके बाद और अगर आगे बढ़े 1974 में, तो हम लोगों ने क्या किया, मगरमच्छ के प्रबंधन की बात कर ली। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट अपने यहाँ भारत देश में पड़ा 1976 में, जिसमें 42वें संविधान संशोधन हमने किए, जो कि हमारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इसके साथ साथ ही पर्यावरणीय उसमें भी इसने क्या किया, इम्पैक्ट डाला। अब वो क्या इम्पैक्ट थे, आइए 1976 को हम पढ़ करके इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है। आइए आगे बढ़ा जाए। जब भारत देश में ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से देखते हैं इसको। तो यहाँ से जब देखें तो भारत देश के जो निर्णय थे, यहाँ से ये आप देख सकते हो कि 1976 आता है, इंदिरा गांधी की सरकार होती है, और इसके एक साल पहले ही इमरजेंसी अपने भारत देश में लगाई जाती है 1975 में।
फिलहाल उसकी बात हम नहीं करते, यहाँ पे आते हैं कि संविधान में इन्होंने क्या बदलाव किए। तो एक है कॉन्सेप्ट DPSP का, भाग 3 में के जाएंगे तो मूल अधिकार है, और भाग 4 में अगर आप जाओगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है अपने संविधान में। तो उसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसको जोड़ा गया, किसमें, आर्टिकल 48A, जिसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात करी गई। ये तो था राज्य का कार्य कि राज्य ये करना चाहिए राज्य को, क्योंकि राज्य पे ऊपर क्या है, ये राज्य के ऊपर ये दबाव डालता है कि आप इसे करें। उसके अलावा अगर आप संविधान में 51A जाएंगे, 51A में नागरिकों के लिए क्या क्या मूल कर्तव्य की बात किया गया है, और उसी मूल कर्तव्य में 10 जो कर्तव्य हैं उसी में से एक कर्तव्य आता है आर्टिकल 51AG। इसमें कहा गया कि जो भी नागरिक है वो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, पेड़ पौधे बाकी सब आते हैं। ये सब तो बातें चल रही थी। साथ ही अगर इसी टाइम में बात करें तो कोई ना कोई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस जाता था, और इन्वायरमेंट का केस जाता है, उसमें भी कहा गया कि आर्टिकल 21 में, जिसमें जीवन जीने का अधिकार है और मानव को ये अधिकार है, ठीक है, इसके अंतर्गत कि वो स्वच्छ पर्यावरण उसकी गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करे। तो जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत भी पर्यावरण आते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए, भाग 3 में जिसमें मूल अधिकार है, भाग 4 में जिसमें संविधान में DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और कर्तव्य जो हमारे हैं उसमें तीनों में पर्यावरण की बात करता है। ठीक, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1986। अब याद करिए 1986 में अगर याद करें तो इंदिरा गांधी जी की इस समय तक मृत्यु हो जाती है, और इनके यहाँ पे 1986 में इनके पुत्र जो है राजीव गांधी, उनकी सरकार आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1976 या 1972 में वहाँ पे वन जीव संरक्षण अधिनियम आया था। इन्होंने कहा कि नहीं, वन जीव का संरक्षण करने से केवल काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ एक नया कानून लाना पड़ेगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। लेकिन उसके पहले ही 1976 और 1986 में एक घटना अपने यहाँ घटती है जिसका नाम होता है भोपाल गैस त्रासदी, जो कि 1984 में होती है। इसमें अगर देखा जाए तो एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडियन लिमिटेड, यहीं पे एक गैस एमिट होती है, गैस रिलीज होती है जो कि खतरनाक गैस थी, मेथिल आइसोसाइनाइड। इससे हजारों लोग मारे जाते हैं अपने भारत देश में। ठीक है, तो फिर इसके बाद 1986, और 1986 के बाद अगर एक डेट याद रखें तो क्या नाम है इसका, 1987। 1987 में ही कुछ यहाँ से वैश्विक स्तर पर और जागरूक करने के लिए कुछ प्राइज का या पुरस्कार का यहाँ पे योगदान होता है, भारत देश के स्तर पर भी और UNEP के स्तर पर भी। UNEP कहता है कि हम चलाएंगे ग्लोबल 500, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ग्लोबल 500 प्राइज जो है वो अगर कोई भी व्यक्ति जो पर्यावरण के क्षेत्र में या कोई संस्था पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करती है तो उसको प्राइज दिया जाएगा। किस नाम से, ग्लोबल 500 के नाम से पुरस्कार दिया जाएगा। भारत ने कहा ठीक है। अब 1986 में भी सरकार इन्हीं की थी, राजीव गांधी की, तो ऑब्वियस है इनकी पहले डेथ हुई थी तो अपने मदर के नाम पे रखा इन्होंने इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इसके अंतर्गत पर्यावरण क्षेत्र में सार्थक योगदान देने वाले व्यक्तियों को इनाम दिए जाते हैं। बाद में इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी की मृत्यु होती है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट उनके याद में ही एक पुरस्कार बनाती है जिसका नाम रखा जाता है राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। अब अगर आप ध्यान दें, इंदिरा गांधी जी वाले में पर्यावरण है जो कि राजीव गांधी ने स्टार्ट किया था, और राजीव गांधी जी वाले में वन्य जीव है जो कि इनकी मदर ने स्टार्ट किया था। इससे आप याद कर सकते हो। फिर और आगे बढ़ चले तो आता है 1988 जिसमें गैंडा प्रोजेक्ट आता है गैंडों के संरक्षण के लिए, और फिर 1992 आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट। अब याद करो 1992 तो हम लोग फिर से कहाँ पहुँच जाएंगे, विश्व स्तर पर, जो कि यहाँ पे इम्पैक्ट अभी मैंने आप लोग को समझाया था। फिर से कहाँ पे, यहाँ वाले पे 1992 तो भारत देश और विश्व के स्तर पे क्या क्या हुआ ये आपने देखा कि 1992 में तीनों संस्थाएं कैसे कैसे बनी विश्व स्तर पे, और भारत देश ने उसमें क्या किया। ठीक है, अब आते हैं आज के करंट अफेयर की हम बात करते हैं कि अब 2021 पे अगर हम देखें यहाँ से 2021 तो भारत का एजेंडा क्या रहा है 2021 में, तो आइए 2021 की बात करते हैं हम। 2021 में अगर हम चलें यहाँ से तो एक सम्मेलन हुआ है अक्टूबर के मंथ में, यहाँ से
तो इसमें कहा गया ग्लासगो सम्मेलन, और ग्लासगो सम्मेलन देखें तो इसमें भारत देश में क्या किया, पंच अमृत के नाम से 5 मंत्र दिया मोदी जी ने। उसके अलावा पहले अगर बात कर लें यहाँ पे कोयले के यूज के लिए, तो जितने भी सदस्य देश थे COP26 में, उन्होंने कहा कि कोयले का जो उपयोग है वो टोटल बंद कर देना चाहिए। लेकिन भारत और चाइना ने कहा नहीं, यहाँ फेज आउट मतलब टोटल कोयले को बंद करने से अच्छा है फेज डाउन, मतलब धीरे धीरे कोयले के इस्तेमाल को कम करना है। तो उसी पंचामृत की बात करें जो मोदी जी ने ले रखा है, तो उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं है क्या। जब हम बात करें यहाँ से पंचामृत क्या है, तो पंचामृत जैसे कि चंदामृत लोग पीते हैं ना, कथा वथा सुनते हैं, तो ऐसे पंचामृत की बात किया तो है क्या, कुल मिला के 2030 तक हमें क्या करना है, गैर जीवाश्म ईंधन से, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एलियांस की अगर बात करें, जैसे सोलर सेल से हम एनर्जी बनाते हैं, तो हमें क्या करना है 500 मेगावाट तक एनर्जी बनानी 2030 तक, और 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को हम अक्षय ऊर्जा से रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें। मतलब ऐसे समझ लो कि अगर हम मान लें 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं जिसमें से कोयला आधारित बिजली हो, ठीक, तो 2030 तक हमें क्या करना है कि हमें 50% जो ऊर्जा है वो कोयला आधारित हो जाए, और 50% जो ऊर्जा है वो हो जाए रिन्यूएबल एनर्जी से या अक्षय ऊर्जा से। फिर इसके बाद कहता है कि अर्थव्यवस्था में 45% CO2 की तीव्रता में कमी लानी है। मतलब कि जो हम अर्थव्यवस्था मतलब औद्योगिकरण है हमारा, वहाँ जो कंपनी है उन कंपनियाँ और किसी वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करते हो, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को हमें 45% तक कम करना है। फिर यहाँ आते हैं, शुद्ध अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करनी है। मतलब आज जो हम जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं उसमें 1 बिलियन टन की कमी हो जाए 2030 तक। ये तो बात अलग हुई 2030 की। और 2070 तक कह रहा है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करें। ठीक है, मतलब हम क्या करें, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। यहाँ पे एक टर्मोलॉजी का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन करना एकदम बंद कर देंगे। यहाँ ये कह रहा है कि अगर हम क्या करें, कोई बंदा ए है और कोई बंदा बी है, या कोई कंपनी ए और बी है, अगर ये क्या करती है 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है कंपनी में, तो ये क्या करे 20 टन जो ऊर्जा है वो सोलर सेल या नई ऊर्जा से क्या करे बनाए, तो ये जो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हुआ निगेटिव मतलब इम्पैक्ट डालेगा, ये हुआ पॉजिटिव, और पॉजिटिव निगेटिव मिल करके दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। तो इसी को हमने क्या कह दिया यहाँ से, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो फ्रेंड्स ये है छोटा सा पार्ट जो मैंने आप लोग को देने की कोशिश करी। ठीक है, यहाँ से अब अगर आगे के जो लेक्चर होंगे उसमें हम, या वीडियोस होंगी उसमें हम थोड़ा सा बात कर लेंगे 2030 के SDGs प्रोग्राम के बारे में, जिसमें 17 लक्ष्य रखे गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इनके रिजल्ट आगे क्या क्या रहे हैं, क्या नहीं रहे हैं, कैसे लक्ष्य हम 2022 में पा चुके हैं कि नहीं पा चुके हैं, इस पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है इस पर। अब इसमें ही अगर बात किया जाए तो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं और आते हैं, ये क्रोनोलॉजी आपको मैंने समझा दी है। और इसका PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम नंबर पे आप चाहे मैसेज कर दो 9984869003 पे, या इसी में ग्रुप है ई अड्डा विद सूर्यांक, और ब्रैकेट पे लिखा होगा नेट JRF, वो वाला आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ भी आपको ये नोट्स मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली बार। थैंक यू, बाय बाय।